हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश। खिलजी वंश, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसका काल 1290 से 1320 का था, इसने सबसे कम समय तक शासन किया और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है, जिसका काल था 1320 से 1414। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन को शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और इस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, इस कला को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इस कला को शकों एवं कुषाणों ने संरक्षण प्रदान किया, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, इस कला की बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई, तो ये भी सही है। और चौथा कथन है, इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा और ये चारों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो देखिए, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कुमार संभवम, अभिज्ञा शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत और विक्रमोर्वशीयम है। तो ये तीनों कालिदास की रचना है। वृहत संहिता कालिदास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृहत संहिता ब्रह्ममीर की रचना है और इसके अलावा ब्रह्ममीर की प्रमुख रचना पंच सिद्धांतिका है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और हके शर्ब नामक एक सिंचाई कर भी लगाया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। होयसल वंश विष्णुवर्धन, ये सही है। हूण वंश तोरमन, तो ये भी सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, तो ये भी सही है। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसस थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये चारों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आइए देखते हैं। गया के जेठीवन एवं पैमार घाटी, तो यहाँ से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सही है। मुंगेर के भीम बांध एवं पैंसरा, तो ये भी सही है। भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर, तो यहाँ से भी पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो ये भी सही है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, तो यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों जगह से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन स्थानों में पुरापाषाण काल के अवशेषों में मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक आदि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम शिलालेख। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था और चोल, पांड, सारीपुत्र एवं केरलपुत्र की चर्चा है। अशोक के तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश है और अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी है। तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का था और भारत में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास को आद्य ऐतिहासिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों के सही क्रम को चुनें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इस बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई थी और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व 100 साल बाद काल अशोक के काल में हुई थी और इसमें भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति बिहार से बाहर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में और इसमें बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबाकामिर ने की थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी और मोगलीपुत्तिस ने ही तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की थी। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी, जिसे कालाशोक ने वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेद के आचार्य चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, नागार्जुन एवं अश्वघोष जैसे विद्वान भी रहते थे। और कनिष्क कुषाण वंश का था और इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और इसी के काल में कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्शी जगबंधु विद्याधर। पाइक विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था और ये विद्रोह 1817 से 1825 के मध्य बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। तो पाइक विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु थे। गोमधर कुंवर का संबंध
अहोम विद्रोह से है, जो कि 1828 से 1833 के मध्य असम के क्षेत्र में हुआ था। और तीरथ सिंह का संबंध खासी विद्रोह से है, जो कि 1827 से 1833 के मध्य हुआ था। और खासी लोग बंगाल के पूर्व में जयंतिया एवं पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच निवास करते थे। और शंभू पाल का संबंध पाबना विद्रोह से है, जो कि 1873 से 1876 के मध्य बंगाल के पाबना क्षेत्र में हुआ था। तो बख्शी जगबंधु का संबंध पाइक विद्रोह से है। गोमधर कुंवर का संबंध अहोम विद्रोह से है। तीरथ सिंह का संबंध खासी विद्रोह से है। और शंभू पाल का संबंध पाबना विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1877। लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और साथ ही भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर ने गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौते को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। और इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में कलकत्ता में शामिल हुए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता 1901। महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। जबकि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। और इस लीग का मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट की मांग की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाना। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। अगला प्रश्न है, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। 1934 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन द्वारा सप्रू समिति का गठन बेरोजगारी की समस्या के लिए किया गया था। और इस समिति द्वारा मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच कर 1935 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट मार्च 1930 में पेश की गई थी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 और दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1432। सबसे पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके बाद दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट और उसके बाद पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरि विजय सूरी। अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु एवं जीनसेन सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय से थे, इन्हें महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। और सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 1530, तो ये गलत है। चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529, तो ये सही है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के मध्य हुआ था। तीसरा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो ये भी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और चौथा है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527, तो ये भी सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था और इन सभी युद्धों में बाबर विजय हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, E.M. फोस्टर के द्वारा। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की रचनाएं भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन है। पीर मोहम्मद मुनीस की रचना चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है और शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचना विभूति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 5। और इस विद्रोह में मुख्यतः सैनिक, राजा रजवाड़े और कुछ क्षेत्र के कृषक एवं मजदूर भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ, इसका नेता किसको बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में स्वराज दल का नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। अगला प्रश्न है, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, D.K. कर्वे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक D.K. कर्वे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में पहला महिला विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने 1916 ईस्वी में की थी। और SNDT का फुल फॉर्म है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरेसी
विमेंस यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला है प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता में प्रांतीय स्वायत्तता एक विशेषता है, तो ये सही है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, तो ये गलत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जबकि 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तीसरा है द्विसदनीय विधानमंडल, तो ये भी सही है। एक अखिल भारतीय संघ, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या नवाब मुर्शीद कुली खां था, तो ये सही है। दूसरा है मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, तो ये भी सही है। तीसरा है मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारीदारी व्यवस्था आरंभ की, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, ये तीनों सही है। और मुर्शीद कुली खां को स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम सूबेदार या नवाब फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में बनाया था। और मुर्शीद कुली खां ने एक कृषि ऋण भी शुरू किया था, जिसे तकावी ऋण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे प्रभावी किया। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का आधिकारिक घोषणा हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, जिसका काल 1921 से 1926 का था। और इसी के कार्यकाल में मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन आदि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अगला प्रश्न है राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। इन्होंने खुद को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया और इस सरकार को जर्मनी एवं रूस द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार कला। गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला या ग्रीको बौद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ग्रीक और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण है। अगला प्रश्न है चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था और इल्तुतमिश का काल 1211 से 1236 का था।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था और लोदी वंश का काल 1451 से 1526 का था और इसका संस्थापक बहलोल खान लोदी था और दिल्ली सल्तनत का काल था 1206 से 1526 का, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया 1206 से 90 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया जिसका काल था 1290 से 1320, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश आया जिसका काल था 1320 से 1413। उसके बाद सैयद वंश 1421 से 1451 और उसके बाद सबसे अंत में लोदी वंश जिसका काल था 1451 से 1526। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराया था और उसके बाद भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 7वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। धन्यवाद।